जय हिंद छात्रों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ने जा रहे हैं परीक्षा के बारे में। तो हम बीएड अंतिम वर्ष के अंतर्गत विषय है अधिगम का आकलन। अधिगम के आकलन के अंतर्गत हम परीक्षा के बारे में जानेंगे। तो परीक्षा के बारे में हम पिछले वीडियो में हमने जाना कि परीक्षा क्या है, परीक्षा की विशेषताएं, परीक्षा के लाभ है ना, उनकी सीमाएं, इनके बारे में जाना। फिर परीक्षा के प्रकार में जाना कि परीक्षा की कौन कौन से प्रकार है, मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और वस्तुनिष्ठ प्रायोगिक परीक्षा। तो इन परीक्षाओं के बारे में जाना। तो कल हमने देखा था कि मौखिक परीक्षा किस प्रकार हम मुख से बोलकर छात्रों के प्रश्नों का उत्तर लेते हैं। ठीक है, किस प्रकार हम मुंह से बोल करके हम छात्रों से प्रश्न करते हैं और छात्रों से उत्तर लेते हैं, इनके बारे में जाना, जिनसे छात्रों के अंदर तो बहुत सारी डर भय व्याप्त होती है। किसके माध्यम से? मौखिक परीक्षा के माध्यम से। तो लिखित परीक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा बालक में जो डर भय है वो समाप्त हो जाती है। इसमें लेखन कौशल का विकास होता है। तो इनके सारे पहलुओं को जानेंगे और थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं कि लिखित परीक्षा है क्या, है ना। जो हम लिख कर अपनी भावों को व्यक्त करते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, वह लिखित परीक्षा कहलाता है। जैसे हम कॉलेज में या स्कूलों में, है ना, हम लिख करके अपने भाव विचारों को व्यक्त करते हैं। हम इसके पहले देखिए कि मौखिक परीक्षा में बहुत सारी सीमाएं थी। उन सीमाओं को दूर करते हुए लिखित परीक्षा का विकास हुआ या जन्म हुआ। क्योंकि मौखिक परीक्षा थी उसमें बहुत सारी कमियां थी, उन कमियों को दूर करते हुए ये परीक्षा का प्रचलन हुआ। तो आइए हम इनके बारे में जानते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि लिखित परीक्षा की विशेषताएं। आइए जानते हैं। पहला, लेखन कौशल का विकास। लिखित परीक्षा के माध्यम से छात्रों के अंदर लेखन कौशल का विकास होता है। वह अधिक से अधिक अपने विचारों को स्पष्ट कर पाता है, वह अधिक से अधिक अपने भावों को लिख पाता है और प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर को, चाहे वह वस्तुनिष्ठ प्रकार के हो या निबंधात्मक हो, वह अपने भाव विचारों को वहां पर व्यक्त करता है। तो इस प्रकार क्या होता है, छात्रों के अंदर लेखन कौशल का विकास होता है। इसके पहले हमने मौखिक परीक्षा में देखा कि शिक्षक क्या है, छात्रों को तो पूछ रहे हैं लेकिन उनके केवल संप्रेषण कौशल का विकास हो रहा था, है ना, लेखन कौशल का विकास नहीं हो रहा था। लेकिन जो लिखित परीक्षा है उसमें लेखन कौशल का विकास होता है। नेक्स्ट आइए, सामूहिक मूल्यांकन। कहने का तात्पर्य है कि जो मौखिक परीक्षा थी उसमें केवल किसी एक बच्चे को पूछ करके मूल्यांकन किया जा रहा था, लेकिन जो ये लिखित परीक्षा है इसमें सारे बच्चों का एक साथ मूल्यांकन हो जाता है ना, सारे बच्चे या पूरे महाविद्यालय में जितने बच्चे हैं उन सब का एक साथ मूल्यांकन हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, पक्षपात की भावना कम। इसमें पक्षपात की भावना नहीं होती है। यह जो परीक्षा होती है सभी एक समान कक्षा में देते हैं, है ना, किसी के ऊपर भेदभाव नहीं किया जाता। लेकिन जो मौखिक परीक्षा थी वह पक्षपात की भावना पर बल ज्यादा दे रहा था। इसलिए दे रहा था क्योंकि उसमें बच्चे शिक्षक के अपेक्षा हीनता का भाव ग्रहण हो रहा था, हीनता का भाव पैदा हो रहा था। वो समझ रहे थे कि शिक्षक ज्यादा जानता है, हम नहीं जानते हैं। इस प्रकार उसमें पक्षपात की भावना भी हो रही थी। और अधिकतर क्या होता है कि शिक्षक अपने जो प्रिय छात्र है ना, उनको ज्यादा नंबर देने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए इसमें क्या होता है, पक्षपात की भावना कम होती है। ठीक है। नेक्स्ट है परमापीकृत। परमापीकृत यहाँ से समझने का प्रयास करते हैं कि परमापीकृत जो होता है वह प्रश्नों को एक निश्चित क्रम में जमाया जाता है, एक वैज्ञानिक विधि के माध्यम से जमाया जाता है कि जो प्रश्न कैसे आने होंगे, किस प्रकार से उनकी रूपरेखा प्रश्न पत्र में होंगे, यह एक प्रकार से देखा जाता है। ठीक है, उस प्रश्न पत्र की वस्तुनिष्ठता क्या होगी, उसकी उपयोगिता क्या होगी, इन सब चीजों को ध्यान में रखकर प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाता है। ठीक है, जैसे कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने नंबर के होने चाहिए, खाली स्थल प्रश्न कितने नंबर के होने चाहिए, निबंधात्मक प्रश्न में भी आता है अति लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घ प्रश्न। इस प्रकार उनको एक निश्चित क्रम में क्या किया जाता है, जमाया जाता है। यह हो गया क्रमापीकृत। पांचवा है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता केवल
वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में ही देखा जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि वस्तुनिष्ठता यहाँ पर कहा गया है, लेकिन वस्तुनिष्ठता केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर ही देखा जाता है। हम निबंधात्मक प्रश्न में वस्तुनिष्ठ की बात नहीं कर सकते। वस्तुनिष्ठता का तात्पर्य यह है कि एक व्यक्ति द्वारा वही उत्तर आए, दूसरे व्यक्ति द्वारा वही उत्तर आए, तीसरे व्यक्ति द्वारा वही उत्तर आए, लेकिन निबंधात्मक प्रश्न में हम वही उत्तर आने की कल्पना नहीं कर सकते या वही उत्तर आने की हम आशा नहीं कर सकते। इसलिए केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न में ही वस्तुनिष्ठता का गुण पाया जाता है। किसमें? लिखित परीक्षा के अंतर्गत। ठीक है, केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न में ही वस्तुनिष्ठता का गुण पाया जाता है। वस्तुनिष्ठता का अर्थ होता है कहा जाए एक प्रकार से वही उत्तर आने की संभावना। ठीक है, जैसे कि किसी छात्र ने दिया है ना वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत कि राम किसका पुत्र है ना, तो बोलेंगे राजा दशरथ। फिर दूसरे व्यक्ति से पूछेंगे तो वो भी वैसे, इस प्रकार से एक निश्चित उत्तर आएगा। लेकिन निबंधात्मक प्रश्न होगा जैसे कि राम कहाँ कहाँ गए, है ना, तो इनका उत्तर देंगे तो वो इधर उधर हो सकता है, मतलब कन्फर्म उत्तर नहीं आएगा। वस्तुनिष्ठता का अभाव निबंधात्मक प्रश्नों में स्पष्ट रूप से देखा जाता है। इस प्रकार ये हो गया वस्तुनिष्ठता। छठवां है पुनर्मूल्यांकन। पुनर्मूल्यांकन का तात्पर्य है कि आप एक बार उत्तर पुस्तिका लिख लिए, उसके बाद आपके उत्तर पुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन भी हो जाता है। अगर आप उत्तर पुस्तिका में दिए हुए अंक से आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप क्या बोलते हैं एक आवेदन पत्र लिखना होता है महाविद्यालय को, विश्वविद्यालय को, है ना, रीचेकिंग के लिए। तो उसके बाद आपकी जो उत्तर पुस्तिका है उनका पुनर्मूल्यांकन हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि लिखित परीक्षा में पुनर्मूल्यांकन का गुण पाया जाता है। ठीक है, जबकि मौखिक परीक्षा में पुनर्मूल्यांकन नहीं होता। नेक्स्ट आइए, समय की बचत। यह एक निश्चित समय में संचालित होती है, इसलिए इसमें समय का बचत होता है ना। निश्चित समय में संचालित होने के कारण समय की बचत होती है। नेक्स्ट आइए, विचार करने के समय। मान लीजिए आप पेपर में बैठे हैं, है ना, किसी प्रश्न का उत्तर सही ढंग से नहीं आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, बैठे बैठे सोचते हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि उत्तर पुस्तिका को लिखने के दौरान हम विचार करते हैं, इसलिए विचार करने का समय रहता है नहीं रहता है। लेकिन जो मौखिक परीक्षा की बात करते हैं, किसी से पूछते हैं, उसमें विचार करते हैं, है ना, लेकिन उसका उत्तर तुरंत आता है। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि बच्चे द्वारा तुरंत बोला जाता है और इसमें क्या किया जाता है, लिखा जाता है, इसलिए कह सकते हैं कि इसमें विचार करने का समय होता है। नेक्स्ट आइए, स्वतंत्र अभिव्यक्ति। कहने का तात्पर्य है कि छात्र जो भी मतलब प्रश्न आया है ना, प्रश्न आया है उनसे संबंधित उत्तर पहले से ही अपने दिमाग में बैठा लिया है ना, मतलब याद कर लिया है। तो इस पर कहा गया स्वतंत्र अभिव्यक्ति। तो इस प्रकार वह अपने भावों और विचारों को स्वतंत्र रूप से लिख सकता है ना, अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार वह जैसा चाहे वैसा लिख सकता है कि इस प्रश्न का सटीक उत्तर इस प्रकार से हो सकता है। इस प्रकार से वह उत्तर पुस्तिका में लिख सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि छात्र अपने विचारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं, इसमें किसी का दबाव वगैरह नहीं होता। नेक्स्ट आइए, शिक्षक के भय से मुक्ति। जो मौखिक परीक्षा होती थी उसमें छात्र डर जाते थे, क्योंकि सामने उनके शिक्षक होते थे और सामने उनका मौखिक परीक्षा होता है ना, इसलिए छात्र डर जाते थे। लेकिन लिखित परीक्षा में छात्रों को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां पर शिक्षक वगैरह कुछ नहीं होता, बल्कि अपने विचारों को स्वयं उत्तर पुस्तिका में देना होता है ना। तो इसलिए कह सकते हैं कि शिक्षक के भय से छात्रों को मुक्ति मिल जाती है, इसमें कोई प्रेशर दबाव वगैरह नहीं होता। इस प्रकार यह हो गया लिखित परीक्षा की विशेषताएं। इस प्रकार ये है लिखित परीक्षा की 10 विशेषताएं। अगर और आपको कुछ याद आ रहा होगा तो अपनी कॉपी में ऐड कर सकते हैं कि लिखित परीक्षा की विशेषताएं यह भी हो सकता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट करते हैं, लिखित परीक्षा की सीमाएं। अब लिखित परीक्षा किस सीमा तक गलत है,
है ना, या सही नहीं है। आइए जानते हैं। पहला, पुस्तकीय ज्ञान की जांच। कहने का तात्पर्य यह है कि जो पुस्तक में ज्ञान है ना, उसी ज्ञान को छात्र ग्रहण करते हैं, याद करते हैं, याद करने के बाद उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जो पुस्तक में ज्ञान है उसी ज्ञान की जांच की जाती है, बल्कि अन्य और ज्ञान होने चाहिए, अन्य और उनके छात्रों के अंदर गुण होने चाहिए, उनका क्या होता है, जांच नहीं होता। केवल ज्ञान का ही जांच होता है, उनके अंदर और जो कौशल होनी चाहिए और योग्यताएं होनी चाहिए, उन योग्यताओं और कौशलों की जांच नहीं होती। तो यह क्या है, सीमाएं। नेक्स्ट आइए, पुस्तकीय ज्ञान संप्रेषण कौशल का विकास नहीं। इसके पहले हमने मौखिक परीक्षा में देखा कि मौखिक परीक्षा के द्वारा छात्रों और शिक्षकों के बीच जो आदान प्रदान होता है विचारों का, उसमें संप्रेषण कौशल का विकास होता है ना। लेकिन लिखित परीक्षा में विचारों का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि विचारों को क्या किया जाता है, उत्तर पुस्तिका में लिखा जाता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि संप्रेषण कौशल का विकास नहीं हो पाता, संप्रेषण कौशल का विकास नहीं हो पाता। नेक्स्ट आइए, नकल की संभावना। यह बहुत ही एक गंभीर समस्या है। अधिकतर क्या होता है, हम नहीं जानते हैं या हम याद नहीं रहता, साल भर पढ़ने के बावजूद भी याद नहीं रहता, तो क्या होता है, कुछ छात्र नकल लेकर के कक्षा में जाते हैं या जहाँ पेपर बना रहता है वहां जाते हैं। मैं सभी छात्रों को नहीं बोल रहा हूँ, कुछ छात्र है ना जिनको याद वगैरह नहीं रहता है, वह क्या करने जाते हैं, परीक्षा हाल में जाते हैं और नकल करते हैं। ठीक है, बहुत सारे छात्र ऐसे, मतलब उनका फॉर्म भराया जाता है ना, नकल करते हुए पकड़ाया जाता है तो उनका फॉर्म भराया जाता है, फिर वह उस दिन के पेपर में फेल हो जाता है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि लिखित परीक्षा में नकल की संभावना बनी रहती है। क्या हो सकता है लिखित परीक्षा के अंतर्गत एक छात्र दूसरे छात्र को अपनी उत्तर पुस्तिका दे दे, अक्सर होता है ना, या एक छात्र दूसरे छात्र से पूछे, तो इस प्रकार नकल की संभावना बनी रहती है। आइए नेक्स्ट करते हैं, आंतरिक गुणों का मापन नहीं, जिसमें केवल ज्ञानात्मक गुणों का मापन हो रहा है, केवल एक पक्ष का मापन हो रहा है कि छात्र ने पुस्तक में जो निहित ज्ञान है उनको कितना जानता है, उन्हीं गुणों का क्या हो रहा है, मापन हो रहा है। लेकिन परीक्षा ऐसी होनी चाहिए, लिखित परीक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें सभी गुणों का मापन हो, लेकिन ऐसा नहीं है, केवल पुस्तकीय ज्ञान अर्थात ज्ञानात्मक गुणों का मापन हो रहा है, जबकि अन्य गुण होने चाहिए, कौशल होने चाहिए, उनके अंदर कितनी व्यवहार है, कितना वह और अन्य में भाग ले रहा है, उनका व्यवहार कैसा है, उनके अंदर ईमानदारी कैसी है, उनके अंदर साहस कितना है, इन जो अन्य पहलू है अर्थात जो अन्य गुण है उनका मापन नहीं हो पाता। तो यह एक सीमाएं हैं। नेक्स्ट आइए, वस्तुनिष्ठता का अभाव। अब हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर वस्तुनिष्ठता पाई जाती है, तो हमने देखा कि केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न में ही वस्तुनिष्ठता पाई जाती है, लेकिन हम यहाँ पर सीमाओं की बात करते हैं तो इसमें वस्तुनिष्ठता का अभाव किसमें देखा जाता है, केवल निबंधात्मक प्रश्नों में ही वस्तुनिष्ठता का अभाव देखा जाता है। जो निबंधात्मक प्रश्न है ना, जिस प्रकार हम निबंध लिखते हैं ना, बहुत बड़ा होता है, लिखते जाते हैं, अपने विचारों को क्या करते हैं, भरते जाते हैं, तो ऐसे जो उत्तर होते हैं उसमें वस्तुनिष्ठता का अभाव स्पष्ट रूप से देखा जाता है। तो यह भी एक क्या है, सीमाएं है। नेक्स्ट आइए, धन का व्यय। धन का व्यय अर्थात धन इसमें खर्च होता है ना, जैसे कि हम प्रश्न पत्र छापते हैं है ना, उत्तर पुस्तिका हम बाहर से खरीद के लाते हैं, फिर क्या करते हैं, देते हैं बच्चों को, है। तो इसमें क्या होता है, धन का अपव्यय होता है अर्थात खर्च होता है। तो इस प्रकार यह भी एक सीमाएं है। नेक्स्ट आइए, परिणामों में विलंब। इसके पहले हमने मौखिक परीक्षा में देखा कि परिणाम जल्द उनके सामने आ जाता था, लेकिन लिखित परीक्षा में परिणामों में विलंब होता है। परिणाम 1 महीने बाद आता है, 15 दिन बाद आता है, 10 दिन बाद आता है, किसी का तो 2 महीने बाद आता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं इसका हम क्या दिए हैं, उत्तर दिए हैं, अर्थात उत्तर पुस्तिका में लिखे हैं
या परीक्षा दी है वह 1 महीने 2 महीने 1.5 महीने के बाद आता है परिणाम। इस प्रकार कह सकते हैं कि परिणामों में विलंब होती है और मौखिक परीक्षा में उसका परिणाम तुरंत आ जाता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि हम ये सीमाएं हैं। तो अगर आपको और सीमाओं के बारे में जानते हैं तो आप नीचे नंबरिंग करके इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। आइए जानते हैं लिखित परीक्षाओं के प्रश्न। तो लिखित जो हम परीक्षा देते हैं है ना, उनके कौन कौन से प्रश्न होते हैं। तो आइए जानते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। लिखित परीक्षाओं के प्रश्न 2 प्रकार के होते हैं, निबंधात्मक प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इनके 2 प्रकार हो गए। आइए अब जानते हैं निबंधात्मक प्रश्न के प्रकार। तो सबसे पहले निबंधात्मक प्रश्न को समझ लेते हैं। वे प्रश्न जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभाव होता है निबंधात्मक प्रश्न कहलाता है। या वे प्रश्न जिनके उत्तर कुछ शब्दों में न लिख करके उनको अधिक लिखा जाता है, अधिक शब्दों में लिखा जाता है, उनको बोलते हैं निबंधात्मक प्रश्न। तो ये हो गया निबंधात्मक प्रश्न। अब आइए जानते हैं निबंधात्मक प्रश्न के प्रकार। तो इनके प्रकारों को समझते हैं। आप सभी जानते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न, दूसरा है लघुत्तरीय प्रश्न, तीसरा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इस प्रकार ये निबंधात्मक प्रश्न के प्रकार हैं। आप सभी जानते हैं लघुत्तरीय जो प्रश्न होता है उनको कुछ निश्चित शब्द सीमा में लिखना होता है। उदाहरण के लिए 30 शब्द 25 शब्द इस प्रकार से लिखना होता है अति लघुत्तरीय प्रश्न को। और जो होता है लघुत्तरीय प्रश्न, इनकी जो शब्द सीमा लगभग उनसे डबल हो जाती है ना, लगभग डबल हो जाती है। 7 शब्दों में किसी प्रश्न का उत्तर लिखना है। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में इनको थोड़ा ज्यादा लिखना होता है। इनकी शब्द सीमा लगभग 250 200 है ना, इस प्रकार से इनकी शब्द सीमा होती है। इनका इन प्रश्नों के उत्तर है ना 250 शब्द 300 शब्द में लिखना होता है। तो यह हो गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब आइए हम निबंधात्मक प्रश्नों के लाभ की ओर चलते हैं। इसके पहले हमें जानना है निबंधात्मक प्रश्न क्या है। निबंधात्मक प्रश्न वो है जिनके उत्तर हमें बहुत शब्दों में देना होता है ना। उनकी जो शब्द सीमा है वो निश्चित होती है कि हमें इतना देना है, इतना कवर करना है। उनसे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है ना। लेकिन निबंधात्मक प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें वस्तुनिष्ठता का अभाव होता है। तो आइए चलते हैं हम इनके लाभ की ओर। लाभ, तो निबंधात्मक प्रश्नों से हमें क्या लाभ होगा है ना, और क्या लाभ अन्य लोगों को होता है। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। पहला, लेखन कौशल का विकास। अब इसमें कहा गया है कि लेखन कौशल का विकास होता है। छात्र इसमें अपने विचारों को प्रकट करते हैं, विचारों को लिख कर प्रकट करते हैं, इसलिए छात्रों के अंदर लेखन कौशल का विकास होता है। आप सभी जानते हैं, आप भी लिखते हैं और लिखते लिखते क्या होता है आपके अंदर लेखन कौशल का विकास होता है, अर्थात लेखन की कुशलता में हम और ज्यादा निपुण होते जाते हैं। नेक्स्ट आइए विचारों को प्रकट। अब इसमें कहा गया है कि विचारों को प्रकट किया जाता है। हम घर में बहुत सारे जो प्रश्नों के उत्तर है हम उनको याद करते हैं, याद करके आते हैं और क्या करते हैं परीक्षा जहाँ होना रहता है वहाँ विचारों को क्या करते हैं प्रकट करते हैं। मतलब क्या करते हैं अपने विचारों को लिपिबद्ध करते हैं, अर्थात लिखते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि विचारों को प्रकट करता है। नेक्स्ट आइए रचना एवं प्रशासन में सरल है ना। जब हम उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखते हैं तो वह अत्यधिक सरल होता है। और यहाँ पर प्रशासन में सरल कहने तात्पर्य है कि जो निबंधात्मक जो प्रश्न होते हैं वो बड़ा होता है। जैसे कि आपके बीएड में देख लेते हैं, बीएड में 5 प्रश्न ही आता है अथवा करके 10 हो जाता है, लेकिन वास्तविक में देखा जाए तो 5 ही प्रश्न आता है ना। तो 5 प्रश्न आता है तो उनकी प्रशासन उनको जांचने में क्या होता है सरल होता है। ठीक है, कौन किसका प्रश्न है ये उलझने की आवश्यकता नहीं है ना। इस प्रकार उनकी प्रशासन देख करने में सरल होता है। इस प्रकार से रचना एवं प्रशासन में सरल होता है। नेक्स्ट आइए विचारों की अभिव्यक्ति में स्वतंत्रता। हम स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचारों को
सकते हैं, अर्थात लिपिबद्ध कर सकते हैं। इसलिए हम स्वतंत्र होते हैं, है ना। हम कुछ भी विचार उनसे संबंधित अर्थात उस प्रश्न से संबंधित हम अपने विचार स्वतंत्रता पूर्वक डाल सकते हैं। कुछ ऐसे विचार होते हैं जिनको हम उदाहरणों के माध्यम से व्यक्त करते हैं ताकि हम उस प्रश्न को और अधिक सटीकता से समझा सकें। इस प्रकार कह सकते हैं कि स्वतंत्रता पूर्वक हम विचारों को अभिव्यक्त करते हैं अर्थात लिपिबद्ध करते हैं। नेक्स्ट आइए विस्तृत अध्ययन। मान लीजिए अब निबंधात्मक प्रश्न है, आपकी बीएड का ही ले लीजिए, है ना। निबंधात्मक जो प्रश्न है 5 ही होते हैं और अथवा वगैरह करके 10 हो गया, है ना। तो उनका क्या होता है, हमें विस्तृत अध्ययन करने की आवश्यकता होता है। जो प्रश्न आने होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, कहने का प्रयास है कि उनकी जो शब्द सीमा है वो ज्यादा होती है, ठीक है। इसलिए उनका विस्तृत अध्ययन करने की आवश्यकता होती है। इसलिए आवश्यकता होती है ताकि हम उस प्रश्न के उत्तर ज्यादा से ज्यादा लिख करके अधिक से अधिक नंबर प्राप्त कर सके, इसलिए उनको विस्तृत अध्ययन करने की आवश्यकता होती है। और जो छोटे प्रश्न होते हैं, है ना, जो छोटे प्रश्न होते हैं उनको वो करने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही पढ़ते याद हो जाता है। इस प्रकार विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आइए नकल की संभावना कम। नकल की संभावना इसलिए कम यहाँ पर कहा गया है कि जैसे ही हम, ठीक है, जैसे ही हम देखते हैं कि उनमें 5 प्रश्न हैं और वो भी बड़ा बड़ा है ना। बताएं तो किसको बताएं, है ना, कहाँ से स्टार्ट करें, बताते बताते 3 घंटा ऐसे ही पार हो जाएगा। इस प्रकार कह सकते हैं कि जो निबंधात्मक जो प्रश्न होते हैं उसमें नकल की संभावना कम होती है ना, या नहीं के बराबर होती है। इस प्रकार ये हो गया नकल की संभावना कम, यह भी एक विशेषता है। नेक्स्ट आइए क्रमबद्ध अभिव्यक्ति। क्रमबद्ध माने लगातार या एक निश्चित क्रम में। इस प्रकार कह सकते हैं कि जो हम पुस्तकीय ज्ञान को याद करके आए हैं, है उनको समझ करके आए हैं, याद समझ करके जो कुछ भी करके आए हैं, तो वह जो विचार है उस विचारों को जब हम लिखते हैं प्रश्न के अनुसार तो उसको क्या करते हैं, क्रमबद्ध रूप से उनको अभिव्यक्त करते हैं, ठीक है। क्रमबद्ध, है ना, मतलब क्रम से एक निश्चित क्रम में अभिव्यक्त करते हैं। ऐसा तो नहीं होता है कि हम इधर उधर करके लिख देते हैं, है ना। इधर उधर करने से क्या होगा, जो चेकर है उनको समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखा है और लिखेगा क्रॉस। इस प्रकार हम अपने विचारों को क्रमबद्ध करते हैं। नेक्स्ट आइए शुद्ध भाषा का ज्ञान। अब इसमें कहा गया है कि शुद्ध भाषा का ज्ञान, आप सभी जानते हैं निबंधात्मक प्रश्न बड़ा होता है ना, उनका उत्तर बड़ा देना होता है। तो क्या होता है, इसको याद करने के लिए, इसको समझने के लिए हमें शुद्ध भाषा की आवश्यकता होती है। शुद्ध माने जो सही हो, है ना, जिनका हम ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करते हैं, है ना। तो उन भाषा की क्या होती है, आवश्यकता होती है जिनको हम अधिक से अधिक लिपिबद्ध कर सकें, है ना, रचना कर सकें। इस प्रकार कर सकते हैं कि शुद्ध भाषा का ज्ञान होना अति आवश्यक है, जिससे हम क्या कर सके, लिख सके, हम अधिक से अधिक अपने विचारों को उत्तर पुस्तिका में रचना कर सके, निर्माण कर सके। इस प्रकार यह हो गया शुद्ध भाषा का ज्ञान। नेक्स्ट आइए निबंधात्मक प्रश्नों के दोष। अब दोष में आइए निबंधात्मक प्रश्न के क्या क्या दोष हैं, तो हम इनकी अच्छाइयों को जाने। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती है, तो उसी प्रकार निबंधात्मक प्रश्न की अच्छाइयाँ हैं और ये बुराइयाँ हैं, इनको जानने का प्रयास करते हैं क्या क्या बुराइयाँ हैं। पहला लेते हैं पुस्तकीय ज्ञान की जांच। सही बात है, केवल जो रटे हैं या समझे हैं, है ना, उसको क्या कर दिए, छाप दिए, अर्थात जो पुस्तक से संबंधित ज्ञान है उन्हीं की जांच होती है। इसके पहले हमने लिखित परीक्षा में देखा, है ना, डिमेरिट को देखा लिखित परीक्षा में। उसी प्रकार निबंधात्मक प्रश्नों में भी पुस्तकीय ज्ञान की जांच होती है। यह हो गया पहला। दूसरा देखते हैं परीक्षा केंद्रित। कहने का तात्पर्य है कि परीक्षा को केंद्र बिंदु मान करके, है ना, क्या किया जाता है, प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाता है, ठीक है। आइए थोड़ा और देखते हैं। आइए जानते हैं परीक्षा केंद्रित। परीक्षा केंद्रित को थोड़ा सा और समझते हैं। अक्सर क्या होता है कि जो निर्धात्मक प्रश्न होते हैं
अर्थात जो निबंधात्मक जो प्रश्न होते हैं खास करके बड़े स्तर में जैसे बीएड में कहा जाए तो एक इकाई में मुश्किल से 4-5 प्रश्न आते हैं, है ना। 4-5 प्रश्न आते हैं तो बच्चे जान जाते हैं यह प्रश्न 2017 में आया है, यह प्रश्न 2018 में आया है, यह प्रश्न 2019 में आया है, यह प्रश्न, है ना। इस प्रकार वो बालक जान जाते हैं कि 2020 में ये 2018 में आया था, वह 2020 में आने की संभावना है, ठीक है। 2019 में आया है, 2017 में आया है, वह 2020 में आने की संभावना है। इस प्रकार छात्र जान जाते हैं, है ना। और उन्हीं प्रश्नों को पढ़कर अर्थात उन्हीं प्रश्नों के उत्तर को पढ़कर क्या करते हैं, उत्तर को दे देते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि यह परीक्षा केंद्रित है। इनके जो और अंगों को पढ़ना चाहिए, अन्य अंगों को पढ़ना चाहिए, छात्र नहीं पढ़ पाते। इस प्रकार कहा गया है कि यहाँ पर परीक्षा केंद्रित है, अर्थात परीक्षा को केंद्र बिंदु मान करके कुछ चिन्हित प्रश्नों को याद करके क्या करते हैं, छात्र पास हो जाते हैं। इसकी भी एक क्या है, समस्याएं हैं अर्थात सीमाएं हैं, दोष है। नेक्स्ट आइए, संपूर्ण पाठचर्या का प्रतिनिधित्व नहीं। अब इसमें जो प्रश्न है वो सीमित होते हैं, ठीक है, सीमित होते हैं, इसलिए संपूर्ण जो पाठ्यक्रम है ना, उनसे हम सारे प्रश्नों को नहीं ले सकते। केवल हमें एक इकाई से 2 प्रश्न लेना है ना, तो बाकी और जो है वो छूट जाता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि संपूर्ण पाठचर्या का प्रतिनिधित्व नहीं करता। कौन सा प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न। नेक्स्ट आइए, रटन प्रवृत्ति को प्रोत्साहन। आपको पता ही है कि जो बड़े बड़े जो प्रश्न होते हैं, है ना, प्रश्न को उत्तर देना होता है तो हम क्या करते हैं, रटने का प्रयास करते हैं। बहुत से छात्र ऐसे हैं जो रटते हैं और अधिकतर छात्र निबंधात्मक प्रश्नों को रटते हैं, समझने का प्रयास ही नहीं करते। तो इस प्रकार कहा गया है कि निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर को क्या करते हैं, रटते हैं, अर्थात रटन प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। नेक्स्ट आइए, वस्तुनिष्ठता का अभाव। कहने का तात्पर्य है कि ये बड़े बड़े प्रश्न हैं, है ना, इनके उत्तर भी मतलब लंबे लंबे होते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि वस्तुनिष्ठता का अभाव, अर्थात एक छात्र द्वारा उसी प्रश्न को अलग दिया जाएगा, दूसरे छात्र द्वारा अलग दिया जाएगा, तीसरे छात्र द्वारा उसी प्रश्न के उत्तर को अलग दिया जाएगा। इस प्रकार कह सकते हैं कि वस्तुनिष्ठता का अभाव स्पष्ट रूप से देखा जाता है। नेक्स्ट आइए, अंकन में अधिक समय। जब इनका हम मूल्यांकन करते हैं अर्थात चेक करते हैं, है ना, तो इनके जो उत्तर है वो 4-5 पन्ने में होता है। 4-5 पन्ने में होने के कारण उनको जो नंबर है उनको जोड़ने में क्या लगता है, समय लगता है, ठीक है। यह भी एक समस्या है, दोष है। नेक्स्ट आइए, लिखने पर अधिक बल। अब निबंधात्मक प्रश्न है तो स्पष्ट ही है कि लिखने में अधिक बल दिया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा छात्र अपनी भाव विचारों को उसमें दे ताकि अधिक नंबरों से पास हो। बहुत से छात्र क्या करते हैं, एक्स्ट्रा सप्ली लेते हैं। एक्स्ट्रा सप्ली इसलिए लेते हैं ताकि कुछ अंश छूट न जाए, है ना, इसलिए बहुत ज्यादा सप्ली लेते हैं। कोई तो 4 लेते हैं, कोई 5, 6, 7 भी ले लेते हैं। तो इस प्रकार लिखने पर अधिक बल दिया जाता है। नेक्स्ट आइए, वक्रता का अभाव। जिन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर प्रश्न पत्र निर्माण करना होता है उन उद्देश्यों को सही ढंग से लागू नहीं कर पाते हैं, है ना, जिससे वैधता का अभाव देखा जाता है। एक बार और, जिन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर प्रश्न पत्र का निर्माण करना होता है तो उन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर प्रश्न पत्र का निर्माण नहीं किया जाता, इसलिए वैधता का अभाव स्पष्ट रूप से उन प्रश्न पत्रों में देखा जाता है कि प्रश्न पत्र में जो प्रश्नों के जो क्रम है वो कैसा होना चाहिए, वह किस उद्देश्य से उस प्रश्न को रखा गया है, जिससे छात्रों के अंदर ज्ञानात्मक भावात्मक विकास हो सके। तो उन जो प्रश्नों को रखना चाहिए वो नहीं हो पाता, इसलिए वैधता का अभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो यह हो गया आपका लिखित परीक्षाओं के प्रश्न के अंतर्गत निबंधात्मक प्रश्न के बारे में हमने जाना। निबंधात्मक प्रश्न 3 प्रकार के हैं। इसके पहले हमने देखा अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय। उसके बाद हमने निबंधात्मक प्रश्नों के लाभ को जाना, लाभ देखें 7-8 है, फिर दोष देखें। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु के कुछ लाभ और दोष होते हैं, ठीक उसी प्रकार निबंधात्मक प्रश्नों के लाभ और दोष है। तो इस प्रकार इसमें और आप जोड़ सकते हैं, इसको और अधिक से अधिक आप थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद।